अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 2023 के बिल को जो प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में खड़ा हूं। और माननीय मंत्री जी ने कहा कि 75 वर्षों में इस तरह का बिल नहीं आया, कोई विधेयक नहीं आया और न 75 वर्षों में आने की कोई संभावना है। तो यकीनन मैं माननीय मंत्री जी के इस बात को समर्थन करता हूं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि पहली बार भारत में पूरी दुनिया के रिसर्च के साथ और उनसे आगे बढ़ने के लिए इस तरह का बिल लेकर के आए हैं, जिसमें 50,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जिससे कि हमारे कॉलेजेज यूनिवर्सिटीज से लेके सभी पे रिसर्चर या रिसर्च का काम हो। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं माननीय मंत्री जी को। और स्वाभाविक है कि उन्होंने कहा इस पे बहुत बोलने की जरूरत नहीं। जब 75 वर्षों के बाद ऐसा बिल आया है तो मुझे लगता है इस पे विस्तार से बोलने की जरूरत है कि आखिर ये बिल किस किस क्षेत्र में क्या क्या काम करेगा। आज तो ये बिल ठीक है, माननीय मंत्री जी ने अपने इस विचार के लिए रखा है। तो उन्होंने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री जी की उस संकल्पना को, या खास तौर से जब दुनिया के किसी भी मुल्क में जाते थे तो वो देखते थे कि रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में या रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको R&D कहते हैं, कि हर देश के लोग R&D में लगे हुए हैं, चाहे USA हो, यूरोपियन यूनियन हो, चाइना हो। आखिर उसकी भी ताकत बढ़ी तो हमारे देश में क्यों नहीं हम R&D पे जोर देते थे। और अभी तक शायद कोई सरकारें इस बात की कल्पना भी नहीं करती थी। जब कोई बात आती थी, चाहे यहाँ तक किसी वैक्सीन के लिए बात हो या चाहे किसी एंटीबायोटिक के लिए बात हो, किसी मेडिसिन के लिए बात हो या किसी क्षेत्र में हो, या फर्ज करिए कि आने वाले दिनों में अगर ग्रीन एनर्जी की भी बात हो, तो हम अभी तक भारत के लोग केवल इस पे निर्भर रहते थे कि अमेरिका में रिसर्च होगा, जापान में होगा, चाइना में होगा, यूरोपियन यूनियन में होगा। और उस रिसर्च से भारत भी आने वाले कुछ वर्षों के बाद, मैं उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं जो टीवी के युग से लेकर के आज के युग में हम पहुंचे हैं, तो हम उसको फिर अडॉप्ट करेंगे। मुझे लगता है कि इस कोविड की वैश्विक चुनौती ने, या दुनिया में जिस तरीके से एक आवश्यकता महसूस हुई और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो अभी तक जो भारत हम रिसर्च टेक्नोलॉजी पे या रिसर्च डेवलपमेंट के लिए हम दुनिया के दूसरे प्रगतिशील मुल्कों पे निर्भर रहते थे कि हम उनकी टेक्नोलॉजी लेकर के फिर हम मेक इन इंडिया करेंगे। मुझे लगता है इस बोर्ड के स्थापित होने के बाद दुनिया हम पे निर्भर होगी कि भारत से टेक्नोलॉजी लेगी और भारत से निश्चित तौर से दुनिया के लोग उस पर आगे आएंगे। तो इसीलिए अभी तक स्ट्रक्चर था, कहीं अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग ढंग से रिसर्च हो रहा था। इस बिल ने एक कंप्रहेंसिव ढंग से किया है। माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा कि आखिर इस बिल का उद्देश्य क्या है। इस बिल का उद्देश्य अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, तो ये एक टर्मिनोलॉजी है कि हम अनुसंधान मतलब रिसर्च नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF का गठन करेंगे। लेकिन NRF के गठन में NRF के जो स्कोप होगा, उसका दायरा होगा, उसका डोमेन होगा, वो कौन कौन सा क्षेत्र होगा। एक तो इसका गठन ही हम इसलिए कर रहे हैं कि जो अभी तक, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा था कि अभी तक ACRB का गठन था और वो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च एक बोर्ड था, जिस बोर्ड का दायरा बहुत लिमिटेड था। फंडिंग की बात कही कि IIT वाले, IIM वाले सीट कर जाते थे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज में। 45,000 देश के इंजीनियरिंग कॉलेजेज, हायर एजुकेशन में कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज होंगी, और उस 45,000 हर जिलों में जो भी हायर के पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट कॉलेजेज हैं, वहाँ पे टीचिंग के सिवा रिसर्च वर्क नहीं होता। कुछ यूनिवर्सिटीज होंगी, बताया 11% आता है, जबकि ज्यादा पैसा IIM को जाता था। तो जो अभी तक साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड का था, उसमें यूनिवर्सिटीज को पैसा नहीं मिलता था, उसमें हायर लेवल के ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेज को रिसर्च का पैसा नहीं मिलता था। तो कब तक हम लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पे केवल बाबू प्रोड्यूस करते रहें और जो हमारे यहाँ ब्रेन हो वो ब्रेन की तरह से, या जो ब्रेन वो फिर रिसर्च के अभाव में
वो अमेरिका चला जाए, सिलिकॉन वैली चला जाए। मुझे लगता है इस बोर्ड के स्थापित करने से सबसे बड़ा काम होगा कि आज जो अमेरिका के सिलिकॉन वैली हो या दुनिया के कहीं भी रिसर्च में लगे हुए हमारे IITs के लड़के हैं, अब वो दुनिया के वहां रिसर्च नहीं करेंगे, भारत में खुद रिसर्च की बुनियादी ढांचा ऐसा बनेगा कि वो भारत का ब्रेन इसी भारत की उपयोगिता के लिए काम करेगा। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इस पर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि वाकई प्रधानमंत्री के उस विजन को जो इस बिल के माध्यम से इस भारत के 135 करोड़ लोगों को जो एक मिल रहा है, ये बिल आज के लिए नहीं है। इस सदन गवाह रहा है कि इस सदन में जो भी बिल हम पारित करते हैं वो वर्तमान संदर्भों के लिए करते हैं, वर्तमान आवश्यकताओं के लिए करते हैं, कहीं किसान के हित में करते हैं, कहीं कोऑपरेटिव में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी सहकारिता का लेकर के आए, फॉरेस्ट के रिजर्वेशन की बात हो, कंजर्वेशन की बात हो, वाटर रिसोर्सेज की बात हो, हर बिल का मकसद वर्तमान होता है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि ये बिल केवल वर्तमान के लिए नहीं, बेहतर कल के लिए है, जिस बिल को आज लेकर के आए हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये फ्यूचर के लिए है, और ये फ्यूचर के लिए मैं कह सकता हूं कि क्यों फ्यूचर के लिए। आखिर इस फ्यूचर में अगर ग्रीन हाइड्रोजन की बात है, आज पूरे स्पेस में हाइड्रोजन है, लेकिन उस हाइड्रोजन को स्पेस में किसी के साथ है, उसको निकाल करके एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो ये बिना R&D के हो जाएगा। आज अगर दुनिया में पेट्रोलियम के रिजर्व की बात होती है तो पूरी दुनिया में एक बहस है कि शायद अगले 50 वर्षों तक दुनिया का रिजर्व खत्म हो जाएगा। तो दुनिया को चिंता हो ना हो, मैं कह सकता हूं कि 50 वर्षों में आने वाले वक्त में, आज देखिए श्रीलंका में पेट्रोल डीजल का क्या भाव है, पाकिस्तान में क्या भाव है। तो आज जब पेट्रोल और डीजल का अगर रिजर्व आने वाले 50 वर्षों में खत्म हो जाएगा, यूएसए के पास स्टॉक होगा, उसका भी खत्म हो जाएगा, तो कौन सी एनर्जी से हमारी गाड़ियां चलेंगी, कौन सी एनर्जी से हम आने वाले दिनों में इसका विकल्प करेंगे। मुझे लगता है कि जब लोगों के सामने क्राइसिस आएगी तब दुनिया सोचेगी, तब वो देश सोचेंगे। और भारत 50 वर्ष के पहले प्रधानमंत्री ने आज सोच लिया, इसलिए इस बोर्ड की स्थापना किया कि हम इस ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हम एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल एंड न्यू मेथड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, इस पे भी हमको रिसर्च करना है। तो इसका स्कोप कितना बढ़ रहा है। हमने फर्टिलाइजर पे बार बार, हमारे फर्टिलाइजर मंत्री जी अभी बैठे थे और वो कहते हैं कि साहब हमने पिछले 5 वर्षों में, इंडिया इन द लास्ट 5 years हैज पेड 10 लाख करोड़ इन फर्टिलाइजर सब्सिडी। अब भारत की पब्लिक के एक्सचेकर का पैसा 10 लाख करोड़ पैसा जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग सकता था, प्रधानमंत्री गति शक्ति, उन्होंने जो तमाम बुनियादी विकास के ढांचे थे उनको सारे अंतर मंत्रालयों को एक साथ जोड़ा और उन्होंने ये तय किया कि हम उसको एक गति देंगे, चाहे इनलैंड वाटर इनवेज हो, चाहे रोड हो, चाहे एयरपोर्ट हो, तो इन सारी चीजों के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी आज पैसे की, जब हम सब्सिडी पे देश के किसानों के लिए 10 लाख करोड़ फर्टिलाइजर पे खर्च कर रहे हैं, तो आखिर इसका विकल्प अगर प्रधानमंत्री जी ने नहीं सोचा होता और इस पे रिसर्च नहीं हुआ होता कि आज उस फर्टिलाइजर का एक जिस तरह से विकल्प नैनो यूरिया लेकर के आए हैं, यह अपने आप में एक क्रांति है। मैं एक उदाहरण दे दूं कि एज ए पार्ट ऑफ द प्लान अबाउट 8.5 मिलियन टन ऑफ यूरिया वुड बी रिप्लेस विद 170 मिलियन बॉटल्स। अभी हमारे यहाँ सहकारिता का सम्मेलन हुआ, माननीय मंत्री JPS राठौर जी उत्तर प्रदेश के आए थे, और एक बोतल से जो हम कई बोरे यूरिया को हम खेत में छिड़कते हैं, जो जमीन पे भी गिरता है, वेस्ट भी होता है, लेकिन पैसा किसान को देना पड़ता है। लेकिन इसको हम जिस तरह से पानी में मिला करके नैनो यूरिया को एक बोतल से हम पूरे 1 बीघे में हम स्प्रे कर सकते हैं, उससे उसका एक यूटिलाइजेशन होगा। और आज जो 10 लाख करोड़ हमने 5 साल में किसानों की खाद की सब्सिडी पे खर्च किया, आज जब हम इस नैनो यूरिया को रिसर्च, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की हर क्षेत्र में चिंता रहती है, उससे हर साल 15 से 20 हजार करोड़ हम, दिस विल सेव अराउंड 15,000 to 20,000 करोड़ ऑन इम्पोर्ट्स एवरी ईयर। तो आखिर ये देश के लिए कितनी बड़ी चीज। तो ये एक दूरदृष्टि से ही सोचा जा सकता है। और इस ढंग से अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि नासा में हमारे
परिणामों की लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी चंद्रयान मून की ऑर्बिट में प्रवेश कर गया है और शायद हम उम्मीद करते हैं कि वो सेफ उसकी लैंडिंग भी होगी, निश्चित तौर से होगी। लेकिन नासा को जो बजट है, क्या इसरो के पास है? वो विषय नहीं है, इसलिए मैं उस विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि नासा के पास जितना बड़ा बजट है, आज इसरो को उसके मुकाबले बहुत कम बजट है, लेकिन इसरो के वैज्ञानिक नासा के उतने बड़े बजट के बावजूद भी उनसे रिसर्च में आगे हैं। ये कहीं न कहीं हम अपने वैज्ञानिकों की इस बात की तारीफ करेंगे, और इसकी तारीफ तो हमको उसी दिन करना चाहिए। इस बात को कौन देखता है कि प्रधानमंत्री ये स्वयं इसरो जाते हैं, प्रधानमंत्री ये स्वयं इसरो के वैज्ञानिकों के साथ बैठते हैं और जिस तरह से हौसला अफजाई करते हैं। अगर कहीं किसी में कहीं कोई बात भी हो गई, तब भी जिस तरीके से वो उन वैज्ञानिकों का हौसला, मुझे लगता है कि शायद उस कोविड की वैश्विक चुनौती में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर उन तमाम रिसर्च में जहां दुनिया के हर कंट्रीज के लोग लगे थे, और शायद उसी का नतीजा हुआ कि जहां दुनिया के लोग अच्छी कुछ कंट्रीज को छोड़ के वैक्सीन नहीं बना पाए, अगर आज इंडिया में एक नहीं दो कोविशील्ड या कोवैक्सीन, अगर दो वैक्सीन बनी और दुनिया में सबसे अच्छे ढंग से हमने कोविड का मुकाबला किया है, तो ये निश्चित तौर से प्रधानमंत्री की देन है कि जो प्रधानमंत्री जी अपने उन वैज्ञानिकों से उन लेबोरेटरीज में प्रयोगशालाओं में चल करके गए और उन्होंने वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई किया। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी आ गए, मैंने इनका फर्टिलाइजर का भी उल्लेख किया था, स्वास्थ्य का भी उल्लेख किया था, और स्वयं ये भी मेहनत करते हैं जिस तरीके से उस नैनो यूरिया पे काम हुआ। तो आज उस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की बात करें तो आखिर हमारे पास इतना अच्छा ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या हमारे पास ब्रेन है। अभी तो मैंने शुरू किया और 75 वर्षों का विधेयक है माननीय। कम से कम मैं मोटी बात कह दूं इस सदन मैं बहुत टाइम नहीं लूंगा, लेकिन मोटी बात कह दूं कि पिछले 4-6 वर्षों में हमारी सरकार ने किस क्षेत्र में रिसर्च में क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, पूरा देश सुनना चाहता है। नहीं, शोरगुल था, हम तो मान के चलते थे शोरगुल होगा, लेकिन तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि इतना महत्वपूर्ण बिल था, उनको बुद्धि आ गई, वो चले गए, कम से कम सदन सुन रहा है, पूरा देश सुन रहा है। तो मैं केवल कुछ समय लूंगा कि आज पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने जंप किया है, इंडिया क्रिएटेड ए मैसिव जंप इन इट्स ग्लोबल रैंकिंग ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम कहां थे? हम दुनिया के 81वें रैंक पे थे, 81 रैंक पे हम खड़े थे। वी वर स्टैंड ऑन 81st रैंक, और 15 से आज हम 22 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में 81 रैंक से जंप करके दुनिया के 40वें रैंक पे पहुंच गए हैं। ये भारत की जब कल ये इस पे डिस्कशन करेंगे, पता नहीं हमें अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं ये बात आज कह देना चाहता हूं कि सरकार की उपलब्धियां क्या रही। वो 2000 आप देखें 18 में भी इसी तरीके से जुलाई में अविश्वास लेके आए थे, तो अविश्वास तो यहां होना नहीं है, लेकिन 2018 में जब अविश्वास लेके आए तो जनता ने भी वो आज किया, और उन्होंने देखा कि उसका जवाब हमने इस सदन में केवल उनके जनादेश से सदस्यों ने नहीं दिया। 2019 में जब चुनाव हुआ तो लोगों ने प्रचंड बहुमत से मोदी जी को जिता करके भेजा था। आज फिर जुलाई 2023 में अविश्वास लेकर के आए हैं, फिर हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, इतिहास दोहराएगा। 2018 में अविश्वास विपक्ष लेके आया था, 2019 में स्पष्ट बहुमत से हमारी सरकार बनी, अब 2023 में फिर जुलाई में लेके आए हैं, और 2024 में प्रचंड बहुमत से बनेगी। यूपी में 80 सीटें आएंगी। मैं कह सकता हूं कि आज जो उत्तर प्रदेश का मानस है, हम लोग रहते हैं, आज मैं कंस्टिट्यूंसी से ही आया, 80 में 80 जीतेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 40वें रैंक पे हैं। इंडिया रैंक सेकंड एमंग 34 लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमिक्स। जो दुनिया की 34 लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमिक देश हैं, उसमें हम सेकंड रैंक पे पहुंच गए हैं। ये 6 साल की इनको उपलब्धियां नहीं दिख रहे हैं, इसलिए ये शोर कर रहे हैं। अगर ये चर्चा कर लें तो आज हम ये रिकॉग्नाइज करें न करें, लेकिन आज दुनिया को, भारत को इसलिए रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सारे ग्लोबल
आज यह हमारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में इसलिए पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष कर रहे हैं कि दुनिया ने 6 साल में भारत को उपलब्धियों का भारत देखा है, आत्मनिर्भर भारत देखा और दुनिया की रैंकिंग में ऊपर आते देखा। तो आज हम सेकंड रैंक पे हैं 34 लोअर मिडिल इनकम इकोनॉम्स। द ग्रॉस एक्सपेंडिचर हमने R&D पे कितना खर्च किया, क्योंकि माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में बताएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा विचार करने का अवसर दिया इसलिए मैं उन बातों को कह दूं। तो द ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन R&D हैज इंक्रीज मोर देन 3 times इन द लास्ट 10 years। आप सोचिए कि हमने 10 साल में, आज हमारी जब से सरकार आई, जो रिसर्च पे हम खर्च करते थे उसको हमने 3 गुना बढ़ाया। जहां दुनिया की कोविड में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न आज लगातार हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दे रही, फ्री हमने वैक्सीन कोविशील्ड का दिया, वहीं दूसरी तरफ रिसर्च हमने छोड़ नहीं दिया, रिसर्च में भी 3 गुना हमने बढ़ाया है बजट, जिससे कि हम दुनिया के साथ मुकाबला कर सकें। वोमेन्स पार्टिसिपेशन की बात कर रहा हूं, मैं केवल पॉइंट की बात कर रहा हूं माननीय, मैं एलोबरेट नहीं कर रहा हूं। वोमेन्स पार्टिसिपेशन in extramural R&D research and development has also doubled in the last 9 years। मतलब हमने महिलाओं के भी इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमने डबल किया है। तो इस तरीके से जिस तरह से इंडिया के रैंक्स हैं, इंडिया रैंक्स 3rd among the most attractive investment destination for technology transactions in the world। ये तो मानवर पूरी दुनिया की दीवारों पे इबारत लिखी जा चुकी है। कौन इंडिया में करता था इन्वेस्ट? इंडिया में FDI कहीं आता था? इंडिया से लोग बाहर चले जाते थे कि हम यूरोपियन में जाएंगे, साउथ अफ्रीका में जाएंगे। और आज पूरी दुनिया के वैश्विक में अगर सबसे मोस्ट 3 फेवरेट डेस्टिनेशन रह गए हैं तो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं। 10 कोई ले सकता। मैं कंक्लूड कर रहा हूं, बस एक आध उपलब्धियां और बता दूं। मैं कहीं विस्तार से नहीं जा रहा हूं, मैं केवल उपलब्धियों का जिक्र कर रहा हूं। तो नाउ इंडिया रैंक्स 3rd among द, मैं धन्यवाद दूंगा अपने साथियों को जो मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा क्योंकि तो इंडिया रैंक्स 3rd among द मोस्ट अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांजेक्शन इन द वर्ल्ड। और इंडिया R&D एक्सपेंडिचर इन PP terms in total is $68 billion, which is 6th in the world in the total term। ये दिखाई नहीं पड़ रहा, हम दुनिया के 6वें नंबर पे आ गए हैं। 68 बिलियन हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में PP में खर्च कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये भारत, कृपया समाप्त कीजिए। बिल्कुल समाप्त कर रहा हूँ, बिल्कुल लीजिए, मैं पेज सब हटाता हूँ। मैं ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मानवर अभी स्टेट की बात कही, मैं बस केवल छू देता हूँ। मानवर अभी कहा कि स्टेट के लोगों ने कहा, हमारे जब इंट्रोडक्शन था बिल, तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है। मैं कहना चाहता हूं, और 3 बिल लेना है, बस 1-2। मैं कहना चाहता हूं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है। अरे स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट्स में अभी तक जानते हैं रिसर्च पे क्या खर्च हो रहा है? स्टेट्स में स्टेट एक्सपेंडिचर ओवरऑल, द स्टेट एक्सपेंडिचर ऑन R&D रिलेटिव टू GSDP is 0.08%। बहुत बहुत धन्यवाद। 0.08%। आई विल कंक्लूड कीजिए। स्टेट में जहां पैसा नहीं है रिसर्च के लिए, केवल 0.08 कर रहे हैं। और एक चीज और मैं कह दूं कि पूरे ग्लोबल में अभी क्या है कि करीब 60% प्राइवेट सेक्टर में R&D में खर्च होता है, 35% गवर्नमेंट। USA में 70% है। भारत में 65% गवर्नमेंट करती है, 35% प्राइवेट। ये सोचिए कि कितना असंतुलन है। हम दुनिया के पार नहीं। आखिर ये सारी चीजों को कौन सोच रहा है? बहुत धन्यवाद। राजनीति के पीछे अगर कोई सोच रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोच रहे हैं और इस दुनिया को आगे लेके जाएंगे।